बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसका आपको, मुझे, सबको इंतजार था, वो बिलाखिर आ गई है। और वो ये कि 8 जजेस की वारदात पकड़ी गई है। बिल्कुल मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफिस से जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 9 सवालात फ्रेम करके जो जवाब मांगा था, जो वजाहत मांगी थी कि ये 14 सितंबर को इन 8 जजेस की जानिब से जो वजाहती आर्डर जारी हुआ वो कैसे हुआ, तो उस पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करके सबमिट करा दिया चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को। अब हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि ऐन उस लम्हे जब पार्लिमान जो है वो आइन साजी करने जा रहा था, जब तरमीम पेश होनी थी, तो इन 8 जजेस ने, और इसमें भी 8 जजेस में भी डिवाइड था, है, अब भी है। मतलब मैं तो आज भी उस बात पे कायल हूं कि 3 जजेस एक साइड पे हैं, 5 जजेस एक साइड पे हैं। ठीक है, तो उन 3 जजेस की जानिब से 8 जजेस के नाम शामिल करके एक वजाहती आर्डर जारी कर दिया गया। और उस आर्डर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो तलवार लटका दी गई, लेकिन पार्लिमान के अंदर जो प्रोसेस हो रहा था, जो आइन साजी हो रही थी, उसको जो है इन्होंने डिरेल करने की कोशिश की। और उसी वजह से ही जो है पार्लिमान जो है वो आइन साजी नहीं कर सका। सिंपल सी बात है, ये पार्लिमान को जो है इन्होंने रोकने की कोशिश की, सबसे बड़ी बात है। तो वो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ काजी फैज ईसा ने सवालात फ्रेम किए, और सवालात जो हैं वो डिप्टी रजिस्ट्रार के एक नोट पर फ्रेम किए गए, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये नोट लिखा था कि 14 सितंबर को जो तफसीली, ये तफसीली तो नहीं है, सॉरी, उसे क्या कहते हैं कि वो एक आर्डर की जो वजाहत आई थी वो कैसे जारी हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं मिली, रजिस्ट्रार ऑफिस को ना फाइल मिली और ना हमें पता है, मीडिया से हमें पता चलता है कि जी ये आर्डर आ गया है और फिर वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाता है। तो ये सारी चीजें साफ ज़रा इंतजामी तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ही देखनी थी। तो काजी साहब ने जो है उस नोट को सामने रखा और फिर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से वजाहत मांगी थी, 9 सवाल फ्रेम किए थे। अब वो सवालात मैं आपको बता देता हूं। तकरीबन जो सवालात थे उसमें यह था कि आया कि ये दरखास्त कब आई थी, उस पर नंबर लगा था, नहीं लगा था, क्या तरतीब थी, और फिर उसको जजेस की जो कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें उसको दरखास्त को पेश किया गया था या नहीं किया गया था, और फिर ये कि उस दरखास्त पर जो है वो नंबर लगे, और फिर उस दरखास्त की समाअत हुई, चैम्बर में हुई, ओपन कोर्ट में हुई, कब हुई, कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई, और फिर आर्डर कहाँ पे बैठ के लिखा गया, ओपन कोर्ट में, कोर्ट रूम में दिया गया आर्डर या चैम्बर में दिया गया, और फिर ये कि फाइल किधर है, फाइल जो है वो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस के पास सबमिट हुई, नहीं हुई, और फिर ये कि किस तरीके से ये जो है अपलोड हुई। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस से इस किस्म के जो है वो 9 सवालात पूछे गए थे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो सबके जवाब जो है वो नो में ही दिए। उन्होंने कहा भाई कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट की रिवायात, कोई सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स ऑफ बिजनेस है किसी को फॉलो नहीं किया गया। हमें नहीं पता समाअत कब हुई, कहाँ पे हुई, चैम्बर में हुई और कोर्ट रूम में हुई, जो है कहाँ पे। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने टोटल ला इल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा हम लाबल्द हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे ये मामला चले हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ एक चीज वाजे तौर पे सामने आई, और वो वाजे ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि एक सीनियर तरीन जज के सेक्रेटरी ने ये वेबसाइट पे अपलोड भी कराया। अब वो सीनियर तरीन जज कौन है? तो साहब सीनियर तरीन जज इस टाइम कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह, अपने शाह जी पीर मुर्शिद। तो उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने जो है वो अपलोड कराई, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को पता ही नहीं है, वो लाइल में आईटी वालों को उसने फोन कर दिया और कहा कि ये जी ये जजमेंट है, शाह जी कह रहे हैं इसको अपलोड करो, और वो अपलोड हुई, मीडिया को जारी हुई, एक ब्लास्ट हुआ, और उसके के जरिए जो है वो पार्लिमान ने जो आइनसाजी करनी थी, जो तरमीम करनी थी, वो भी चली गई, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन पे भी एक तलवार लटका दी, संगीन नतायज की धमकी दी, थ्रेट किया यार, सुप्रीम कोर्ट थ्रेट कर सकती है।
डायरेक्ट थ्रेट किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, सकीन नतैज और फला फला ये सारा कुछ। यानी कि इतना जातियात पे तो उतरे ना, इतना पर्सनल तो हो गए ना। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ जज साहबान सही मंसूर अली शाह साहब, और पता नहीं मंसूर अली शाह साहब जी के माइंड में क्या है कि वो अपने ही दोस्तों के खिलाफ, अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ, और फिर सिर्फ ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन है ना उसके खिलाफ भी रुकावट बन गए। एक वक्त हम देखते थे काजी फैज ईसा की जानिब से लेटर लिखे जाते थे, लेकिन वो बेस और बुनियाद होती थी कि आइन पे अमल किया जाए, कानून पे अमल किया जाए। अब इनके लेटर आते हैं और कहते हैं ये आइन पे अमल क्यों हो रहा है, कानून पे अमल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर का जब से गठजोड़ बना है ना, तो ये अब ना आइन को देख रहे हैं, ना कानून को देख रहे हैं, ना पार्लिमान की बलादस्ती को देख रहे हैं, ना जमहूरियत को देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं तो एक चीज को, वो है तहरीक इंसाफ, कि किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, कि वो हमें जो करना चाहिए। अब बादियोल नजर में बात सिंपल सी है कि भाई ये कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कहां पे जाते हैं। बात देखें, अमेरिका आना जाना, जजमेंट से पहले, जजमेंट के बाद, ये सारी चीजें तो आपके सामने है ना। बड़ी इसके साथ आप अमेरिकन उस सेनेटर का मैं आपको कोट याद कराता हूं। वो अपने अमेरिका के अंदर ऐवान में खड़े होकर, अमेरिकन ऐवान में खड़े होकर कहता है रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका जो है वो हमारे इमरान खान की खबरगिरी करे, और फिर आप और हम ये देखते हैं कि खबरगिरी हुई और कैसे हुई, टोटल सहूलतकारी और इन जजेस के जरिए हुई, पॉलिटिकल सेक्रेटरी को भी यहां पे मिल रहे हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस की वजाहत के बाद ये चीज तय हो गई कि भाई जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को तोड़ा गया, अपने ही जो प्रोसीजर होता है, जो ड्यू लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको जो है वो इन्होंने बाहर फेंक दिया। हम किसी चीज को नहीं मानते, बस एक तलवार है जी शाहजी के हाथ में 187। अब 187 को अपनी दिमाग, अपनी मंतक, अपनी सोच, अपने फलसफे के तहत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका फलसफा, इनकी मंतक खान साहब से शुरू होके खान साहब तक ही खत्म हो रही है। अगर ये 187 का फलसफा जो अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, 187 की जो जूरिस्प्रूडेंस मुर्शिद ने जो इंट्रोड्यूस कराई है, ये भुट्टो शहीद के केस पे क्यों नहीं लगी, किसी और मामलात पे क्यों नहीं लगी? दो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के, दोनों पे 187 लगा के जरिए जो है वो कंप्लीट जस्टिस पे चले जाते हैं, और कहते हैं कंप्लीट जस्टिस जब हम करते हैं तो हम नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायात क्या है, अदालती नजीरें क्या हैं, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। 187 के तहत जो मंसूर अली शाह का दिमाग कहेगा उसी तरीके से मामला चलेंगे। 187 के तहत इन्होंने पार्लिमान को भी जो है वो इनकम्प्लीट कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल एक चीज तय हो रही है कि ये जो वारदात है ये पकड़ी गई है और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई। और अब ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि भाई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के बाद मामलात क्या होते हैं। अगर पाकिस्तान में रत्ती भर भी आइन की हुक्मरानी हो, रत्ती भर भी कानून की हुक्मरानी हो, तो इन जजेस ने तो घर जाना है, सिंपल सी बात है। इस्तीफे तो ये देंगे नहीं या ना देते हैं। इनके अपने जो लीडर था इमरान खान, किस तरीके से 12 पत्थर बार कर दिया पार्लिमान से तरीके अदम एतमाद के जरिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तो अदम एतमाद हो नहीं सकता, इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है, वो है आर्टिकल 209। ठीक है, वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस होना चाहिए, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आज खुद भी कार्रवाई कर सकती है। दो मैटर आ रहे हैं। ठीक है, अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप मामलात को देखें तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मंसूर अली शाह ठीक है सीनियर तरीन जज है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि उसके तो सेक्रेटरी ने अपलोड कराया, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरी मंतक तो ये है, मेरी सोच तो ये है कि मुनीब अख्तर को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मुनीब अख्तर भी उस 8 में से शामिल है। ठीक है, अब याया खान अफरीदी बनते हैं और फिर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा है, या फिर बलूचिस्तान का भी चीफ जस्टिस है, और यूं इसको एज सून एज पॉसिबल अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज आड़े आ रही है टेक्निकली चीज क्या आड़े आ रही है, ये है मामलात इंतजामी तौर पे। ठीक है, दूसरी साइड पे इन्होंने जुडिशियल ऑर्डर दे के ना कारीगरी की है मंसूर अली शाह ने। ये जो 9 सवालात पूछे गए ना, इसको उन्होंने अपने उस तफसीली फैसले में, ठीक है, जो इनके पास वो मामला था ही नहीं,
اس میں بھی انہوں نے کاریگری کر کے 187 کی تلوار کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کر کے اپنے طور پہ انہوں نے اس کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی. بیان اسی طریقے سے جیسے فیصلہ طریقہ انصاف کا لکھ رہے ہیں, رگڑا امین الدین خان اور نعیم افغان کو دے رہے ہیں. یہ کمال کی بات ہے بھائی, یہ کیا ہو گیا؟ شاہ جی اتنے آگے چلے گئے ہیں نا. اب وجہ کیا یہ یار, یہ منصور علی شاہ کو ہو کیا گیا؟ لوگ یہی پوچھتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں منصور علی شاہ کے بارے میں تو ایک بات نہیں کروں گا, بھائی وہ معزز ہیں, ہمیں جو ہے وہ, لیکن ایک بات ہے, میری ایک بات بڑی مشہور ہے اور میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے اور لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص, کوئی بھی انڈیویجول, وہ سعید بلوچ ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جب کوئی یوتھیاپے کا شکار ہو جاتا ہے نا, اس کا فہم, اس کا وجدان, اس کا عقل, اس کا ادراک سب مارا جاتا ہے یوتھیاپے کا جو بھی شکار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں تو نہیں کہوں گا کہ شاہ جی جو ہے وہ اس سمت میں گئے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا, بڑے بڑے دانشور تھے, بڑے بڑے صحافی تھے, لیکن جب بھی یوتھیاپے کے شکار ہوئے نا تو وہ اپنے ہی اصولوں کے خلاف, اپنے ہی ضوابط کے خلاف, اپنے ہی آئین کے خلاف چلے گئے. دماغ ہی ان کا یہ آری ہو جاتا ہے, سمپل سی بات ہے. تو اب میں تو شاہ جی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ چیزیں ابھی کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. واردات آپ کے سامنے, قوم کے سامنے آ گئی ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک لے اجازت دیں, اللہ حافظ.